हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि है द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यानी हम लोग देखेंगे सोशलिज्म यूरोप में। यूरोप क्या है? पूरा एक कॉन्टिनेंट है जिसमें हम लोग देखेंगे सोशलिज्म। इज्म लगा है तो क्या है? ये भी एक विचारधारा है। किसकी विचारधारा है? सोशल यानी समाज की विचारधारा है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समाजवाद, ठीक ना। इसके बारे में जानेंगे। और रशियन रेवोल्यूशन यानी रसिया में क्रांति जो हुई थी, जो विरोध हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक ना। तो ये पूरा आपका चैप्टर इसी चीज़ पर आधारित रहेगा कि यूरोप में सोशलिज्म क्या था, ठीक ना, सोशलिज्म किस तरीके की विचारधारा थी, किस तरीके से ये फैली, ठीक ना, इसके बारे में। और रशियन रेवोल्यूशन को हम देखेंगे। एक पार्ट में आपका ये रहेगा और एक पार्ट में आपका रशियन रेवोल्यूशन है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सोशलिज्म होता क्या है। तो जैसे मैंने बताया, इज्म मतलब क्या है? आइडियोलॉजी। सोशल यानी समाज, यानी समाज की जो विचारधारा है उसको क्या बोला गया? सोशलिज्म बोला गया। लेकिन पॉलिटिकली ये किस तरीके से आइडिया, किस तरीके का विचार था? तो ये एक पॉलिटिकल आइडिया था, ठीक ना। ये तो हिंदी हो गया कि हाँ समाजवाद, ठीक ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सोशलिज्म होता क्या है, इसको आप डिफाइन कीजिए, तो क्या होता है कि एक राजनीतिक विचारधारा होती है जो कैसी होती है, जो इस विश्वास पर बिलीव करती है, ठीक ना, इस विश्वास पर आधारित होती है कि सारे लोग इक्वल हैं। समाज में जितने भी लोग हैं वो क्या है? इक्वल हैं। एंड डैट मनी और प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। और जितनी भी समाज में जो भी पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो सब में क्या होनी चाहिए? बराबर बंटनी चाहिए। ये किसकी विचारधारा? ये कैसी विचारधारा है? इस विचारधारा को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी विचारधारा को हम लोग सोशलिज्म बोलेंगे, ठीक ना। कि एक ऐसा राजनीतिक विचारधारा जो आधारित है इस विश्वास पर कि सारे लोग इक्वल हैं और जितना भी पैसा है या प्रॉपर्टी है, ठीक ना, उस सब में बराबर डिवाइड होना चाहिए, बराबर वितरित होना चाहिए। इसको क्या बोला गया? सोशलिज्म बोला गया। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि सोशलिज्म है क्या, ठीक ना। तो एक पॉलिटिकल आइडिया, राजनीतिक विचारधारा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बाबू? पूरा जो आपका बेसिक चैप्टर का जो हेडिंग है मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा जाएंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। और छोटा सा जो इंट्रोडक्शन आपके बुक में दिया हुआ है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो एज ऑफ सोशल चेंज यानी दौर किसका? सोशल चेंज का, यानी सामाजिक बदलाव का दौर, ठीक ना। इसके हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक ना, इस टॉपिक से बताने का क्या प्रयास किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जैसे कि आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, किसके बारे में पढ़े थे पहले चैप्टर में? पहले चैप्टर में पढ़े थे शक्तिशाली विचारों के बारे में, प्रभावशाली विचारों के बारे में। किस तरह का विचार? आज़ादी का, इक्वलिटी का विचार, ठीक ना, जो पूरे यूरोप में फैला था। फ्रांस का जब रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से आज़ादी की विचारधारा पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गई। इक्वलिटी यानी समानता की विचारधारा पूरे यूरोप में फैली थी, ठीक ना। ये पहले चैप्टर में हम लोग ने इस चीज़ को देखा भी था, ठीक ना। कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, यानी फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ, जो युद्ध हुआ, इन्होंने क्या किया? ओपन अप मतलब क्या कर दिया? खोल दिया। किस चीज़ को खोल दिया? संभावनाओं को खोल दिया, ठीक ना। किस चीज़ की संभावनाओं को खोल दिया? क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज, मतलब एक नाटकीय बदलाव आएगा। किस में आएगा? उस तरीके में बदलाव आएगा जैसे पहले सोसाइटी को जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता था, मतलब समाज को जिस तरीके से बनाया जाता था, उस तरीके में फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा? एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि अब जो होगा, अब जो सोसाइटी क्रिएट होगी फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद से, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ इन 1789 के बाद से, अब जो सोसाइटी बनेगी उसमें एक बड़ा बदलाव, ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलेगा पूरे यूरोप में, ठीक ना। एज यू हैव रीड, कह रहा है कि जैसे कि आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि 18वीं सेंचुरी के पहले यानी 18th सेंचुरी के पहले क्या था? सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर। सोसाइटी जो था अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग व्यवस्था में बांटा गया था उसको। सोसाइटी को अलग अलग खंडों में बांटा गया था, ठीक ना। ऑर्डर भी सेट कर दिया गया था, ठीक ना। रैंक भी सेट कर दिया गया था, ठीक ना। एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है बाबू? जो सबसे पावरफुल ग्रुप होते हैं सोसाइटी के, ठीक ना, मतलब जो धनवान जो लोग होते हैं, ठीक ना,
किसी समाज के, उसको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि ये एरिस्टोक्रेसी ही थे, यानी जो धनवान लोग थे या जो धनवान समूह था किसी भी सोसाइटी का, और चर्च, यही क्या करते थे, पूरा कंट्रोल करते थे। मतलब इन्हीं यही लोग नियंत्रित करते थे पूरा जो इकोनॉमिक पावर था या जो सोशल पावर था, मतलब जो आर्थिक शक्ति थी, सामाजिक शक्ति थी, उसको इन्हीं लोग कंट्रोल करते थे। मतलब अपने अनुसार ये लोग चीज़ों को इधर उधर करते थे, चेंज करते थे, अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार ये सारी चीज़ें करते थे। कब? फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले, यानी 18वीं सेंचुरी के पहले। इसको चीज़ को मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ा भी था। सडनली क्या हुआ, अचानक से आफ्टर द रेवोल्यूशन, यानी रेवोल्यूशन के बाद, विरोध के बाद क्या हुआ, इट सीम पॉसिबल, ये ऐसा प्रतीत होने लगा कि इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। अब इसमें कैसे बदलाव देखने को मिलेगा, मतलब जो पहले ये लोग एरिस्टोक्रेसी कंट्रोल करते थे या जो चर्च के लोग होते थे वो कंट्रोल करते थे, अब इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अलग अलग भागों में, इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया को मिलाकर, ठीक ना। न्यू आइडिया अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, अब नए नए विचार आने लगे, लोगों को राइट्स के बारे में, लोगों के अधिकार के बारे में, इंडिविजुअल राइट्स मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के बारे में बातें होने लगी। एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर, जिन्होंने सोशल पावर को कंट्रोल किए हुए था, उनके राइट्स के बारे में बात होने लगी, डिस्कस किया जाने लगा। पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में इस चीज़ का डिस्कशन होता था, ठीक ना। इंडिया में, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। इन इंडिया कह रहा है कि भारत में 2 लीडर ऐसे थे, राजा राम मोहन राय और डेरोजियो, ठीक ना, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात की, जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया, ठीक ना, टॉक करते थे। और बहुत सारे ऐसे भी थे, ठीक ना, जो पोस्ट रेवोल्यूशनरीज के मतलब रेवोल्यूशन के बाद जो भी आइडिया था फ्रांस का, पूरे यूरोप का, उसको डिबेट होता था, उस पर वार्तालाप होती थी, ठीक ना। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनी, कॉलोनी मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, कॉलोनी मतलब क्या है कि कोई देश जब दूसरे देश पर क्या करता है, अपना राजनीतिक कब्जा कर लेता है, राजनीतिक तरीके से कब्जा कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी कहते हैं। मतलब उस पर अपना अधिकार जमा लेता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि कॉलोनी में भी डेवलपमेंट देखने को मिला, मतलब विकास देखने को मिला, ठीक ना। अब वहाँ पे भी जो सोसाइटल चेंज हो रहे थे, सामाजिक बदलाव हो रहे थे, उसको फिर से उसको रीशेप करने का प्रयास किया गया, ठीक ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से। कह रहा है नॉट एवरी वन इन यूरोप, कह रहा है कि प्रत्येक लोग यूरोप में नहीं थे। हाउ एवर वांटेड ए कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, प्रत्येक लोग का मानना ये नहीं था कि एक ही बार में क्या हो जाए, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक ही बार में पूरा सोसाइटी को बदल दिया जाए, ठीक ना, समाज को बदल दिया जाए। प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी, मतलब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ ना, उसके बाद से प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी, रिस्पॉन्स अलग अलग थे। कुछ का क्या मानना था, कुछ का मानना था कि कुछ चेंजेज अवश्य ज़रूरी हैं, मतलब कुछ बदलाव लाने ज़रूरी हैं, लेकिन उनका मानना था कि चेंजेस धीरे धीरे लाया जाए तो बेटर होगा, ठीक ना। कुछ का मानना क्या था कि बदलाव तो लाना ज़रूरी है, कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है, लेकिन वो बदलाव धीरे धीरे आए, ठीक ना, ऐसा होना चाहिए, ठीक ना। ऐसे आइडियोलॉजी के लोग थे, ठीक ना। फिर दूसरे तरह के आइडियोलॉजी, दूसरे विचारधारा के लोग भी थे। कुछ का मानना था क्या कि हम लोग क्या करें, जो भी समाज को क्या करें, रीस्ट्रक्चर करें रेडिकली, मतलब एकदम उदंड रूप से, ठीक ना, उग्र रूप से होके तुरंत हम लोग क्या कर दे, समाज को रीस्ट्रक्चर कर दे, दोबारा से स्ट्रक्चर कर दे, दोबारा से, मतलब उसको जैसे पहले समाज था उसको चेंज कर दिया जाए। और इन्हीं विचारधाराओं को क्या बोला गया, कुछ विचारधारा को कंजर्वेटिव्स बोला गया, और दूसरे जो थे उनको क्या बोला गया, लिबरल्स और रेडिकल्स बोला गया। कंजर्वेटिव किसको बोला गया, ऐसे लोगों को बोला गया जिनका मानना था कि बदलाव लाने ज़रूरी हैं, लेकिन वो बदलाव कैसे आने चाहिए, धीरे धीरे आना चाहिए, ठीक ना। उनको उन तरह के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोगों को क्या बोला गया, कंजर्वेटिव्स। और जो चाहते थे कि बदलाव एकदम से तेज़ी से आ जाए, ठीक ना, उनको क्या बोला गया, लिबरल्स और रेडिकल्स बोला गया, ठीक ना। व्हाट डिड दिस टर्म रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, कह रहा है कि इस टर्म का क्या मतलब है उस समय के संदर्भ में, इस जो भी टर्म है, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, इसका क्या मतलब है, इस चैप्टर में हम लोग उस चीज़ को समझेंगे, ठीक ना, कि ये क्या होता है। कंजर्वेटिव्स को और डिटेल में जानेंगे, लिबरल्स को और डिटेल में जानेंगे, रेडिकल्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना।
व्हाट सेपरेटेड दिस स्ट्रैंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर। ये जो पॉलिटिक्स है, ठीक ना, इसमें मतलब इन जो विचारधारा हैं, जो अलग अलग विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है, ये एक दूसरे को किस तरीके से अलग करती हैं, ठीक ना, किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ती हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वी मस्ट रिमेंबर, हमको अवश्य इस बात को याद रखना चाहिए, दैट इज द, जो भी ये टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, डू नॉट मीन द सेम थिंग, इसका मतलब हमेशा सेम नहीं होगा। इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, मतलब सारे संदर्भ में, और एट ऑल टाइम्स, और सारे समय पर, ठीक ना, मतलब समय के अनुसार ये इनका मीनिंग क्या होते रहेगा, चेंज होता चला जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बाबू। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी आइडियोलॉजी है ना, तो उस समय की आइडियोलॉजी क्या है, मतलब समय के अनुसार आइडियोलॉजी, क्या कहने का मतलब है कि समय के अनुसार आइडियोलॉजी चेंज होता जाएगा। अगर अभी आप कंजर्वेटिव्स की बात करें, लिबरल्स की बात करें, अभी भी ये आइडिया क्या करता है, हमारे समाज में प्रेजेंट है, लेकिन अब इसका मतलब बदल चुका है, ठीक ना, यही बताने का प्रयास किया है। कह रहा है कि वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी। कह रहा है कि हम लोग ध्यान से गहन स्टडी करेंगे, गहन तरीके से देखेंगे, किसके बारे में, जो राजनीतिक परंपराएं थी 19th सेंचुरी के बारे में, उसके बारे में देखेंगे, और उसमें देखेंगे किस तरीके से बदलाव को इन्फ्लुएंस किया गया, उसमें किस तरीके से बदलाव लाए गए, ठीक ना, और बदलाव से क्या प्रभाव देखने को मिला, ये चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम लोग फोकस करेंगे, मतलब देखेंगे वन हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब एक ऐतिहासिक घटना के बारे में, जिसमें प्रयास किया गया था कि सोसाइटी को रेडिकली ट्रांसफॉर्म किया जाए, ठीक ना, उग्र तरीके से होकर, ठीक ना, युद्ध कर कर हम लोग क्या करें, सोसाइटी में बदलाव लाएं, ठीक ना, उसका एक इवेंट का एग्जांपल देखेंगे। थ्रू द रेवोल्यूशन, मतलब पूरे रेवोल्यूशन के दौरान रसिया में सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन टू 20th सेंचुरी। कह रहा है क्या कि पूरे विरोध में, पूरे क्रांति में जो रसिया में हुई, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो सोशलिज्म का जो आइडिया था, ठीक ना, एक बहुत ही प्रभावशाली आइडिया रहा और बहुत ही शक्तिशाली विचारधारा रहा, जो उस समय सोसाइटी को शेप किया, ठीक ना, सोसाइटी को प्रकट किया। सोसाइटी उस समय जो सोसाइटी थी उस तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में, ये क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।